हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम केमिस्ट्री जो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर कितना है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर ये 3 है। तो इसी चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, यानी जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे बन सकता है वो सभी इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो कर लीजिएगा और वीडियो को क्या कीजिए, अभी भी लाइक कर लीजिए, एक बार अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिए वीडियो को। तो चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न होने वाली है, इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 है। तो इससे सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या है, सबसे पहला नंबर प्रश्न से हम देखना स्टार्ट करते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करके तनु H2SO4 के विद्युत अपघटन में होने वाली कैथोड अभिक्रिया कौन सी होती है। एक में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में कि ऑक्सीकरण, बी में है कि अपचयन अभिक्रिया, सी में है कि ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों अभिक्रिया, और डी में दिया हुआ है उदासीन अभिक्रिया। यानी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करके तनु H2SO4 के विद्युत अपघटन में जो होने वाली कैथोड अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है, वो होती है आपका अपचयन अभिक्रिया, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये सब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद ही कर लेनी है आपको। और अगला प्रश्न जो है ये 2 नंबर प्रश्न है, क्या है कि विद्युत अपघटन में का उदाहरण है, क्या है विद्युत अपघटन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। ए में चीनी, डी में सोडियम एसीटेट, सी में यूरिया और डी में है बेंजीन। विद्युत अपघटन का जो उदाहरण है वो हो जाएगा आपको सोडियम एसीटेट, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इससे चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। फटाफट से हम लोगों को प्रश्न देखनी है, जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा इससे हम क्लियर कर लेंगे। 3 नंबर जो प्रश्न है इस प्रकार है कि विद्युत की वह मात्रा जो AgNO3 के गोल में 108 ग्राम Ag जमा करता है, तो उसे क्या कौन हो जाएगा। तो ए में 1 फैराडे, बी में कि 1 एम्पियर, सी में 1 कूलॉम और डी में इनमें से कोई नहीं। विद्युत की वह मात्रा जो AgNO3 के घोल में से 108 ग्राम Ag जमा कर सकता है वह कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी 1 फैराडे इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर प्रश्न इस प्रकार है कि निम्न में से कौन एक अवरोधक है। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक अवरोधक है। ए में है ग्रेफाइट, बी में दिया हुआ है कि एल्यूमिनियम, सी में है आपका डायमंड और डी में है आपका क्या सिलिकॉन। अब अगर इंग्लिश मीडियम में है फिर भी आप देख सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप टिक लगाना होता है, हिंदी में पढ़ कर भी लगा सकते हैं। और निम्न में से कौन एक अवरोधक है, तो कौन हो जाएगा, इसका जवाब कमेंट में दीजिए आप लोग की कौन अवरोधक है। तो अवरोधक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन, जो होगा आपका सिलिकॉन, ये आपका हो जाएगा अवरोधक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका इस प्रकार है, 5 नंबर प्रश्न आ चुके हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या है, चलिए इसको देखते हैं। 5 नंबर में जो प्रश्न क्या है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को, प्रश्न है आपका प्लेटिनम, क्या है प्रश्न है कि प्लेटिनम हो जाता है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर प्राप्त उत्पाद होगा। क्या होगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करते समय तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर क्या प्राप्त उत्पाद होता है। ए में हाइड्रोजन और बी में दिया हुआ है कि ऑक्सीकरण, सी में है कि हाइड्रोजन सल्फाइड और डी में है सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को जो प्रयुक्त करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल पर विद्युत अपघटन पर जो एनोड पर जो उत्पाद बनता है वो होता है आपका ऑक्सीकरण। आपका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो हम चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर में है कि तनु H2SO4 के विद्युत अपघटन में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का प्रयोग करने पर एनोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, बताइए। तनु H2SO4 के विद्युत अपघटन में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का प्रयोग जब करते हैं तो एनोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। ए में दिया हुआ है SO2, बी में दिया हुआ है SO3, सी में O2 और डी में है कि H2। तो कौन सा गैस प्राप्त होता है, तो वो का होता है ऑप्शन नंबर सी यानी O2, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट आंसर। हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका इस प्रकार है। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न आ चुके हैं कि तनु, क्या है आपका क्वेश्चन में कि तनु H2SO4 के विद्युत अपघटन में एनोड पर क्या मुक्त होता है, बताइए। इसका जवाब दीजिए कि तनु H2SO4 के विद्युत अपघटन में एनोड पर क्या मुक्त होता है। ए में दिया हुआ है कि H2, बी में कि SO4, सी में कि SO2 और डी में कि O2। तनु H2SO4 के विद्युत अपघटन में एनोड पर क्या मुक्त होता है, तो एनोड पर जो मुक्त होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी O2 मुक्त होता है। और अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न का 8 नंबर में है कि सेल
क्या प्रश्न में सेल ईएमएफ पर निर्भर करता है, क्या निर्भर करता है, सेल ईएमएफ पर निर्भर करता है। ए में है ताप पर, बी में एनोड का आकार पर, सी में कैथोड का आकार पर और डी में विद्युत अपघटन के आयतन पर। तो सेल ईएमएफ जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो वो सिर्फ ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न इस प्रकार से है, 9 नंबर प्रश्न आ चुके हैं। 9 नंबर जो प्रश्न है कि एक फैराडे, क्या क्वेश्चन में एक फैराडे होता है, एक फैराडे कितने के बराबर होता है। ये बहुत ही बीबीए प्रश्न है, इसको आप बीबीए प्रश्न है, ये आपको याद कर लीजिए, इसको आप अलग से याद कर ही लीजिए। एक फैराडे होता है, एक फैराडे कितने के बराबर होता है। ए में दिया हुआ है कि कितना है कि 59,500 सेल्सियस, और बी में दिया होगा 96,500 सेल्सियस, सी में कि 86,500 सेल्सियस लगभग, और डी में इनमें से कोई नहीं। एक फैराडे होता है कितने बराबर होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 86,500 सेल्सियस के बराबर होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका 10 नंबर में है कि 298 के पर निम्न अर्धसेल अभिक्रिया के लिए अपचयन विभव क्या होगा। 298 के पर निम्न अर्धसेल अभिक्रिया के लिए जो अपचयन विभव होता है वो कितना होता है। ए में है कि 0.741 वोल्ट, और बी में दिया गया 0.80 वोल्ट, सी में दिया गया -0.80 वोल्ट, और डी में -0.741 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 10 नंबर क्वेश्चन का, बताइए कमेंट में। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 0.741 वोल्ट इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न ये आपका 11 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न की 11 नंबर प्रश्न है कि 298 के पर KCl के 15 m विलियन की मोलर चालकता तब क्या होगी जब इसकी मोलर चालकता 152 s सेंटीमीटर इन्वर्स है। तो ए में है कि 124 ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इन्वर्स, और बी में है कि 204 ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इन्वर्स, और सी में कि 101 ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इन्वर्स, और डी में कि 300 ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इन्वर्स। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइए कमेंट में। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इसका हो जाएगा राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का 12 नंबर प्रश्न आ चुके हैं कि इसका भी जवाब देते चलिए कमेंट में कि मोलर चालकता सांद्रण के विलयन के लिए अधिकतम होती है। मोलर चालकता सांद्रण के विलयन के लिए अधिकतम होती है, कब होती है। ए में है कि 0.004 m पर, बी में कि 0.002 m, सी में कि 0.005 m, और डी में कि 0.001 m। तो क्या हो जाएगा मोलर चालकता सांद्रण के लिए विलयन के लिए अधिकतम कब होती है। जो ये अधिकतम तब होती है जब आपका ये होता है 0.001 m पर यह अधिकतम होती है, यानी ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये 13 नंबर प्रश्न आ चुके हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि जब किसी विद्युत अपघटय के जलीय विलयन में जल मिलाया जाता है तो विद्युत अपघटय की विशिष्ट चालकता में क्या परिवर्तन होता है। जब किसी विद्युत अपघटय के जलीय विलयन में जल मिलाया जाता है तो विद्युत अपघटय के विशिष्ट चालकता में क्या परिवर्तन होता है। ए में दिया हुआ है चालकता मापी जाती है, यानी पातिल में मापी जाती है, बी में की चालकता बढ़ती है, सी में चालकता समान रहती है, और डी में चालकता आप से आप क्या होता है निर्भर करती है। तो क्या हो जाएगा जब किसी विद्युत अपघटय के जलीय विलयन में जल मिलाया जाता है तो विद्युत अपघटय के विशिष्ट चालकता में क्या परिवर्तन होता है। इसका हो जाता है क्या, चालकता बढ़ जाती है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये गलत दिया हुआ है, चालकता बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। हम चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर में है, इसका भी राइट आंसर आप कमेंट में देते चलिए। यदि 3 घंटे के लिए एक पाक्षिक तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो तार में कितने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, बताइए। यदि 3 घंटे के लिए एक पाक्षिक तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो तार में कितने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। तो ए में दिया गया 2.25 गुने 10⁻22 इलेक्ट्रॉन, और बी में दिया हुआ है 113 गुने 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, और सी में दिया है 0.0 गुने 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, और डी में दिया गया 4.5 गुने 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो यदि 3 घंटे के लिए एक पाक्षिक तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो तार में कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। तार में ऑप्शन नंबर सी यानी 0.01 गुना 10⁻23 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न कितना नंबर में है। अगला जो प्रश्न है आपका ये 15 नंबर प्रश्न आ चुके हैं। 15 नंबर प्रश्न में क्या है चलिए देखते हैं। जब
जब 75% दक्षता वाली 12 एम्पीयर को धारा को 3 घंटे के लिए सेल में गुजारा जाता है तो कितनी पातु जमा होती है। ए में है कि 32.48, बी में कि 38.82, सी में कि 36.08 और डी में कि 22.48। तो क्या हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न जो है आपका 16 नंबर प्रश्न में है कि तनु क्या प्रश्न है, तनु H2SO4 के विरुद्ध अपघटन में एनोड पर क्या मुक्त होता है। तनु H2SO4 के विरुद्ध अपघटन में एनोड पर क्या मुक्त होता है। ए में दिया कि SO, बी में है कि आपका H2 और O3 और सी में कि SO4 SO2 है और डी में कि O2। तो तनु H2SO4 के विरुद्ध अपघटन में एनोड पर जो क्या मुक्त होता है, एनोड पर आपका O2 मुक्त होता है। क्या होता है ऑक्सीजन यानी O2 मुक्त होता है। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न आ चुके हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है चलिए देखते हैं। 17 नंबर जो प्रश्न है कि जब लेड संचायक बैटरी आवेशित होती है तब क्या होता है। बैटरी होगा जब लेड संचायक बैटरी अनावेशित होती है तब क्या होता है। इनमें लेड संकेत की खपत होती है, इनमें ऑक्सीजन गैस निकलती है, सी में लेड सल्फेट बनता है और डी में लेड सल्फेट बनता है, दोनों लेड सल्फेट बनता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो एक में है कि जब लेड संचाय बैटरी को अनावेशित होती है तब क्या होता है, तब होता है आपका लेड सल्फेट बनता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आपका ये लेड है और ये लेड नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए आप चलते हैं, इसका PDF हम ग्रुप में दे देंगे। आप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहाँ से जाकर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। 18 प्रश्न के विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। ए में दिया हुआ है कि ओम सेंटीमीटर इनवर्स, बी में कि ओम सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर, सी में कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और डी में कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर आपका 18 प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका हो गया राइट आंसर। और चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न में है। 19 नंबर प्रश्न में क्या है ले देखते हैं कि किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित किस पर निर्भर करता है। किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। ए में है परमाणु द्रव्यमान पर, बी में कि समतुल्य द्रव्यमान पर, सी में कि अणु द्रव्यमान पर और डी में सक्रिय मात्रा पर। किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, तो वो करती है सक्रिय मात्रा पर निर्भर। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इसका हो जाएगा राइट आंसर, सक्रिय मात्रा पर यह निर्भर करती है। और हम चलते हैं अगला प्रश्न जो 20 नंबर प्रश्न में है। 20 नंबर प्रश्न में कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा की आवश्यकता होती है वह क्या होती है। सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा की आवश्यकता होती है वह होती है, ये में दिया हुआ है 1 एम्पियर, में 1 कूलम्ब, सी में 1 फैराडे और डी में कि 2 एम्पियर। सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है, वो होती है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी 1 फैराडे की आवश्यकता होती है। आप पूरे प्रश्न को देख कर जाइएगा, लास्ट तक रुकिएगा आप लोग, बीच में छोड़कर नहीं जाना है किसी भी स्टूडेंट को। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न पा चुके हैं। 21 नंबर जो प्रश्न है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में क्या प्रश्न चलिए देखते हैं कि विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है। कैथोड पर क्या होता है, विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या होता है। ए में है कि ऑक्सीकरण होता है, में अवकरण होता है, सी में विघटन होता है और डी में जल अपघटन होता है। क्या होता है विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या होता है, तो कैथोड पर आपका विघटन होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर में है। 20 नंबर प्रश्न में है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो निम्नलिखित में है कौन सा सेल है जो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ए में है पारा सेल, बी में है डेलियन सेल, सी में है ईंधन सेल, डी में है लेड संचायक सेल। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा सेल है जो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन सा बदलता है इसका बताइए राइट आंसर कमेंट में। बदलता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ईंधन सेल जो होता है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और चलते हैं अगला जो प्रश्न है आपका अगला प्रश्न कितना नंबर में चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न में क्या है कि निम्न में
निम्न में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? ए में दिया हुआ है कि SC, बी में कि FE, सी में ZN और डी में कि MN। निम्न में से कौन है जो सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? तो सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था आपका ऑप्शन नंबर डी यानी MN प्रदर्शित करता है, यानी मैग्नीज। चलते हैं अब अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? क्या प्रश्न में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन है जो द्वितीयक सेल है? ए में कि लेड संचायक सेल, बी में लेड स्टोरेज बैटरी, डी में सांद्रण सेल और डी में इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेड स्टोरेज बैटरी जो होगा वो होगा आपका द्वितीयक सेल, ऑप्शन नंबर जो बी में दिया हुआ है। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न ये आपका 25 नंबर प्रश्न आ चुके हैं। 25 नंबर प्रश्न में क्या है चलिए देखते हैं कि किस धातु की आयन ऊर्जा सबसे कम होती है? किस धातु की आयन ऊर्जा जो होती है सबसे कम होती है? ए में है कि Li की, बी में है K, सी में है कि Na और डी में है Cs। किस धातु की आयन ऊर्जा सबसे कम होती है? तो वो होती है आपका Cs, ऑप्शन नंबर जो डी में दिया हुआ है। इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। फटाफट से हम लोग को सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करनी है। और अगला 26 नंबर प्रश्न पर है कि निम्न में कौन लैंथेनाइड अनुचुंबकीय है? निम्न में से कौन है जो लैंथेनाइड अनुचुंबकीय है? ए में Ce4+ और बी में दिया हुआ है कि YB² प्लस और सी में कि Eu2+ और डी में कि Lu2+। क्या हो जाएगा राइट आंसर? निम्न में से कौन है जो लैंथेनाइड अनुचुंबकीय है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी Eu2+ हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं हम अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न में क्या है चलिए देखते हैं कि अगला जो प्रश्न है आपका कुछ इस प्रकार से होगा। 27 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है? ए में है Na, बी में कि Al, सी में कि Ca और डी में कि Ag। निम्नलिखित में से किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है? किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो वह किया जा सकता है ऑप्शन नंबर डी यानी Ag यानी पारा से प्राप्त किया जा सकता है लवण। तो चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 28वां प्रश्न है। चलिए देखते हैं निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन है? बताइए निम्न आयनों में सबसे जो प्रबल अपचायक होगा कौन होगा? ए में कि F, बी में कि Cl, सी में Br और डी में I। निम्न आयनों में सबसे जो प्रबल अपचायक होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका राइट आंसर। अगर आपका उपचायक पूछेगा तो उपचायक आपका F होगा, जो आपका ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेकिन इसमें क्या पूछा रहा है? इसमें पूछा रहा है अपचायक पूछा रहा है, तो इसलिए आई हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न चलते हैं कितना नंबर में है? अगला प्रश्न का 29 नंबर में है। 29 नंबर प्रश्न में क्या है चलिए देखते हैं। 29 नंबर में जो प्रश्न है आपको कुछ इस प्रकार से रहने वाली है कि सेल इस तरह की, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जाता है इसलिए इसको BBI प्रश्न है। ये बहुत तरह पूछे गए। ये क्या है आपका क्वेश्चन बैंक का ये प्रश्न है, इसको आप याद कर ही लेना है आपको। क्वेश्चन में क्या है कि सेल इस तरह की इकाई होती है। क्या है क्वेश्चन में? सेल इस तरह की इकाई कौन सी हो जाएगा? ए में है ओम इनवर्स, बी में कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, सी में कि सेंटीमीटर इनवर्स और डी में कि ओम सेंटीमीटर। सेल इस तरह की इकाई हो जाएगी, कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 30 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है? फैराडे का विद्युत अपघटन का जो नियम है वह किससे संबंधित है? ए में धनायन की गति से, बी में धनायन के परमाणु भार से, सी में ऋणायन की गति से और डी में इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। तो फैराडे के जो विद्युत अपघटन का जो नियम है वह किससे संबंधित है? तो विद्युत अपघटन का नियम आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से यह संबंधित है। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का नियम ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, हमें इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलते हैं हम अगला प्रश्न में। अगला जो प्रश्न है ये आपका 31 नंबर प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न में कि क्या है जल्दी देखते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन में सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है जो क्या होता है? अत्यधिक शुद्ध जल उत्पन्न करता है। अब में कि दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है और सी में कि इलेक्ट्रॉन सतह से अवशोषित ऑक्सीजन निकलता है और डी में कि ऊष्मा उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन दहन होता है, वो क्या होता है? तो वो आपका होता है हाइड्रोजन दहन होता है जो आपका हो जाएगा इसमें
ये 2 इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न है आपका ये 32 नंबर प्रश्न में क्या है, चलिए देखते हैं कि तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या करती है। तापमान में जब वृद्धि होती है तो धातु की चालकता क्या करती है। ए में है बढ़ती है, बी में दिया हुआ है घटती है, सी में अपवर्तित रहती है और डी में है दुगनी होती है। तापमान में जब वृद्धि होगी तो क्या धातु की चालकता क्या होगी, तो धातु की चालकता क्या करेगी, वह घटती है। जब भी तापमान में वृद्धि होगी धातु की चालकता घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलते हैं हम अगला प्रश्न में। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपका ये 33वां प्रश्न में आ चुका है। 33वां प्रश्न में क्या है कि चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्नलिखित में किस प्रकार संबंधित है। चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस प्रकार संबंधित है। ए में कि सी इन्फिनाइट आर, बी में कि सी इक्वल टू आर, और सी में दिया हुआ है सी इक्वल टू 1/r, और डी में कि सी इक्वल टू आई आर। तो चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस प्रकार संबंधित है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी इक्वल टू 1/r। चलते हैं हम अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न का ये 34 नंबर प्रश्न है कि वह उपकरण जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, कहते हैं क्या कहते हैं। वह उपकरण जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। ए में दिया हुआ है डायनोमा, बी में है कि NICD सेल, और सी में ईंधन सेल, और डी में कि इलेक्ट्रोलाइट सेल। वह उपकरण जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बताइए। उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी ईंधन सेल कहते हैं। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपका 35वां प्रश्न है। 35वां प्रश्न में कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए। फैराडे का जो विद्युत विच्छेदन का जो द्वितीय नियम होता है ना, दूसरा नियम, इनमें दिया धनायन के परमाणु संख्या से, बी में कि विद्युत के समतुल्य भार से, सी में ऋणायन के परमाणु संख्या से, और डी में धनायन के वेग से। फैराडे का जो विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम है वह किससे संबंधित है, वह संबंधित है आपका विद्युत के समतुल्य भार से संबंधित है फैराडे का द्वितीय नियम। तो चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में एक आयनिक यौगिक कौन हो जाएगा। ए में अल्कोहल, बी में हाइड्रोजन क्लोराइड, सी में शक्कर, और डी में कि सोडियम नाइट्रेट। तो निम्नलिखित में से एक आयनिक यौगिक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सोडियम नाइट्रेट, जो आपका कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसका हो जाएगा राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न में क्या है कि निम्न में वह कौन सी क्रम है जिसमें धातुएं उनके लवणों के लवण विलयन से एक दूसरे को विस्थापित करती है। ए में Zn Al Mg Fe और Cu, और बी में Cu Fe Mg Al और Za, और ऑप्शन सी में दिया कि Mg Al Zn Fe Cu, और डी में कि Al Mg Fa Cu Zn। तो क्या हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी में दिया हुआ है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल भी राइट आंसर ये हो जाएगा। और चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में शून्य विभव होता है, क्यों होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में शून्य विभव होता है, क्यों। ए में हाइड्रोजन अधिक आसानी से ऑक्सीकरण हो सकता है, और बी में कि हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, और सी में कि इलेक्ट्रोड विभव को शून्य माना जाता है, और डी में कि हाइड्रोजन सबसे क्या होता है, हल्का तत्व होता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में शून्य विभव होता है, क्योंकि जो होता है इलेक्ट्रोड विभव को शून्य माना जाता है, इसलिए होता है शून्य होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और ऊपर चलते हैं अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न का ये 39 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं। 39 नंबर प्रश्न में जो है कि सेल में Zn 2+ और Cu2+, Cu ऋणात्मक सीमांत है। तो ए में दिया हुआ है कि Cu, बी में Cu2+, सी में Zn, और डी में Zn 2+। तो क्या हो जाएगा 39 नंबर जो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर Zn। और चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका 40 नंबर प्रश्न है कि गैल्वेनिक सेल की सेल अभिक्रिया कौन सी है, बताइए। गैल्वेनिक सेल की सेल अभिक्रिया कौन सी है। इनमें कि Hg + Cu2 तो बनेगा Hg2+ और Cal, और बी में दिया हुआ इस प्रकार से है, सी में भी इस प्रकार से, और डी में बताइए इस प्रकार से। कौन हो जाएगा 40 नंबर जो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा ये Cu + Hg
2+ और Cu2+ और Hg। आपका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका 41वां प्रश्न है। 41वां प्रश्न में चलिए देखते हैं कि फ्लोरीन बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है क्योंकि इसमें क्या होता है। फ्लोरीन बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है क्योंकि इसमें क्या होता है बताइए। इनमें इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम होती है, बी में अपचयन विभव अधिकतम होता है, सी में कि ऑक्सीकरण विभव अधिकतम होता है और डी में इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है। फ्लोरीन बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है क्योंकि इसमें क्या होती है, जो इसमें होती है वह इसमें क्या होती है, इसमें क्या होती है अपचयन विभव अधिकतम होती है। अपचयन विभव क्या करती है, अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 42वां प्रश्न है कि एक निश्चित रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए ई धनात्मक है, इसका अर्थ वह है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। एक निश्चित रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए ई क्या है, ई धनात्मक है। तो ए में कि Ug धनात्मक और K से अधिक होता है, बी में कि Ug धनात्मक और K 1 से कम है, और इसमें है कि जो G है वह गायक है और K × 1 से अधिक है, और डी में कि G ऋणात्मक है और 1 से कम है। तो क्या हो जाएगा, एक निश्चित रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए ई धनात्मक है और इसका अर्थ क्या है बताइए। तो इसका अर्थ है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इसका हो जाएगा राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। चलते हैं अगला प्रश्न में क्या है। अगला जो प्रश्न है आपका अब अंतिम में होने वाला है, बहुत लास्ट प्रश्न ही है कि 25 डिग्री सी पर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्न साधारण सेल का EMF क्या होगा। एम के 0.82 यानी 0.828 वोल्ट, बी में 0.0413 वोल्ट, सी में के -0.0413 वोल्ट और डी में -0.828 वोल्ट। तो 43वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का 44वां प्रश्न में कि 25 डिग्री सी पर अभिक्रिया 2H2O और H2 के लिए ई सेल 0.8277 वोल्ट है। अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक कौन हो जाएगा। ए में कि 10-14, बी में कि 10-23 और डी सी में कि 10-7 और डी में कि 10-21। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हम आपने कितना प्रश्न बता दिए आपको, हमने आपको बताया 44 प्रश्न, 44 यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न 44 बता दिए। आपसे कितना सही कर पाए एक बार कमेंट में जरूर लिख दीजिए। 40 सही कर पाए, 30 सही कर पाए। हमें इतना उम्मीद है कि सभी बच्चे 30 से ऊपर ही होंगे, सभी स्टूडेंट को 30 से ज़्यादा ही सही होगा। एक बार कमेंट में जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। और एक बार कमेंट में जरूर कीजिएगा। चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।